नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। रमेश गोरे से मिलने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन ने सबसे पहले कल की फ्लाइट का पता किया। शाम की 4 बजे की एक फ्लाइट पसंद आई, जो कि अब उनके बदले हुए प्लान में ठीक बैठती थी। वो फ्लाइट मुंबई से कश्मीर की थी, जिसे कि 20 मिनट के लिए दिल्ली रुककर फिर कश्मीर के लिए फ्लाइट पर जाना था। 6 बजे फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है और 6:20 पर पुनः टेक ऑफ करके 7:30 बजे कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उन्होंने सुधीर खोसला के नाम से उस फ्लाइट में टिकट बुक करा ली। उसके बाद मारियो गोवानी का फ़ोन करके बताया कि प्लान में थोड़ा सा बदलाव आया है। इतना ही कि जो काम सुबह शुरू होना था वो अब शाम को 4 बजे शुरू होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। फिर मोहन भोंसले और सोनिया को फ़ोन करके प्लान के बदलाव के बारे में बताया। जब दोनों फुर्सत में आए तो रात के 2 बज रहे थे। इस हिसाब से तो कल हमें काम करते करते अंधेरा हो जाएगा, जगमोहन ने कहा। कार चलाते देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। अंधेरा हो जाएगा? हमारे प्लान के मुताबिक वो फ्लाइट सीधी मुंबई एयरपोर्ट पर जाएगी। वो रात के 8:30 और 9 के बीच का होगा। उस वक्त का अंधेरा हमें फ़ायदा भी दे सकता है, देवराज चौहान ने कहा। तो कल हम काम करने जा रहे हैं। जगमोहन के चेहरे पर सख्त सी मुस्कान उभरी। हाँ, देवराज चौहान गंभीर था। इस काम में खतरा ज़्यादा है, क्योंकि काम एयरपोर्ट पर होगा। हथियारबंद सरकारी आदमी वहाँ पर होंगे। वानखेड़े की ड्यूटी भी कार्गो के वॉल्ट पर लगी है। हमें बहुत संभल कर सारा काम करना है। 12 बजे तक सब लोगों को हमें इकट्ठा कर लेना है कि जो कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। काम कहाँ और कैसे करना है ये उन्हें 3:30 बजे बताया जाएगा। तुम सुबह सोनिया से मिलकर उसे एक बार फिर समझा देना और मोहन भोंसले को शाम 4 बजे की प्लेन की टिकट दे देना। कल सुबह से ही हमें कामों में लग जाना है। ये 500 करोड़ के सोने की डकैती है और हमें सफल होने की पूरी कोशिश करनी है। तीनों एम्बुलेंस तैयार है, जगमोहन ने कहा। गोरे कहता है कि कुल 50 पेटियां है और उनका साइज भी उसने बताया है। बड़ी वाली दोनों एम्बुलेंस में 50 पेटियां नहीं आ सकती, उसमें सिर्फ 30 ही आ सकती है, देवराज चौहान ने कहा। तो बाकी की 20? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। एक और एम्बुलेंस बड़ी वाली तैयार करूं? कुछ पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कहा, वक्त कम है, हम अब एम्बुलेंस को तैयार नहीं किया जा सकता। कहीं से बड़ी एम्बुलेंस उठाकर लानी होगी। इस तरह हमारे पास 4 एम्बुलेंस हो जाएगी। 3 में सोना जाएगा और चौथी एम्बुलेंस बाकी 3 एम्बुलेंस को कवर करेगी। हमें हर पहलू पर बार बार गौर करना है कि कहीं कोई गलती न रह जाए। एम्बुलेंस का इंतजाम मैं कहीं से रात में ही कर लूँगा। नींद नहीं मिलने वाली। मुझे कहीं सरकारी अस्पताल के सामने उतार दो। एम्बुलेंस का इंतजाम करके मैं सुबह तक बंगले पर पहुंच जाऊंगा, जगमोहन कह उठा। अगले दिन शाम 4 बजे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर। आज मौसम बदला बदला सा था। मुंबई में ये बरसात के दिन थे और सुबह से ही मूसलाधार बरसात हो रही थी। आसमान पर काले काले बादलों के तैरते झुंड नजर आ रहे थे। दिन में ही रात जैसा मौसम हो रहा था, परंतु इस मौसम का असर उड़ानों पर नहीं पड़ा था। प्लेन बराबर एयरपोर्ट पर आ जा रहे थे। प्लेन की आवाज़ लगभग निरंतर ही कानों में पड़ रही थी। अभी भी मुंबई से कश्मीर जाने वाली प्लेन ने उड़ान भरी थी। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े इंस्पेक्टर शाहिद खान के साथ एयरपोर्ट के कार्गो वाले हिस्से में था। दोनों सादी वर्दी में कल शाम से ही वहाँ मौजूद थे। कार्गो की एक इमारत जिसमें कि छोटा सा वॉल्ट भी था, जिसका दरवाज़ा खुले की तरफ मौजूद था, जहाँ 10 गनमैन बाहर बिखरे पहरा दे रहे थे। ये दोनों भी उस वॉल्ट की निगरानी पर थे। तेज बरसात होने के कारण दोनों वॉल्ट के सामने कुछ हटकर कुर्सियों पर बैठे थे। उनका लंच गनमैन के साथ वहीं पर आ गया था। अब वानखेड़े ने बैठे बैठे कुछ थकान सी महसूस की और बरसात भी हल्की हो गई तो वो एयरपोर्ट की मुख्य इमारत को देखता हुआ बोला,
शाहिद, मैं कॉफी पीकर आता हूँ, तुम्हारे लिए भी लेता आऊँगा। यस सर। इंस्पेक्टर शाहिद खान अपने सीनियर इंस्पेक्टर वानखेड़े को सर ही कहता था। सतर्क रहना, ये मत सोचना कि कुछ नहीं होगा, ये सोचो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तभी ठीक से ड्यूटी दे पाओगे, वानखेड़े ने कहा और सामने नजर आ रही एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचा और उस तरफ बढ़ा जहां कॉफी मिलती थी। एयरपोर्ट पर भरपूर व्यस्तता थी, लोग आ जा रहे थे, अधिकतर बैग्स की ट्रॉलियों को धकेलते जा रहे थे। किसी के पास इधर उधर देखने की फुर्सत नहीं थी। विमानों के इंजनों का शोर यहाँ कम ही सुनाई दे रहा था। तभी एक औरत की चीख ने उसके कदम रोक दिए। उस चीख में खौफ और दहशत शामिल थी। वानखेड़े तेजी से चीख की दिशा में दौड़ा। कुछ दूरी पर उसे सिक्योरिटी स्टाफ की भीड़ नजर आई। ढेरों आवाजें सुनाई दे रही थी, परंतु औरत का स्वर उन आवाजों से तेज था। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि वो अपने साथ एक बम लेकर गया है। औरत की आवाज में हिस्टीरियाई पुट था। भगवान के लिए मेरी बात का विश्वास करो, वो प्लेन को तबाह कर देगा। जैसे भी हो सके उसे रोको, नहीं तो वो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। प्लेन में सवार सब लोग मारे जाएंगे। वानखेड़े वहां जा पहुंचा। तब एक ग्राउंड होस्टेस उस औरत से कुछ पूछ रही थी। औरत एक ही बात कह रही थी, वो अपने साथ बम ले गया है, वो प्लेन को तबाह कर देगा। औरत और कोई नहीं, सोनिया ही थी। वानखेड़े ने भीड़ को पार करके उस औरत के पास जाना चाहा, लेकिन एक लंबे तगड़े आदमी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। वानखेड़े ने तुरंत उसकी शक्ल देखी। उसे खींचने वाला पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कि इन दिनों एयरपोर्ट पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा था। वो प्रकाश भेड़े था और वानखेड़े का पुराना वाकिफकार था। दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। कमाल है, प्रकाश भेड़े मुस्कुराकर बोला। स्पेशल ब्रांच इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गई? मैं कल शाम से ही यहाँ हूँ भेड़े, कार्गो के वॉल्ट पर मेरी ड्यूटी है, वानखेड़े ने बताया। तो मुझसे मिले क्यों नहीं? तुम्हारा ध्यान ही नहीं आया कि तुम यहाँ हो। कल सुबह तक या दोपहर तक यहीं हूँ। अकेले हो? शाहिद खान है। समझा, पर इन दिनों में तो तुम्हें जेल से फरार कैदी प्रताप भोंसले को पकड़ने का काम दिया गया है। तुम्हें कैसे पता? वानखेड़े मुस्कुराया। पता नहीं किसने बताया, पर किसी से बात हो गई थी। प्रताप पकड़ा गया? नहीं, उसका कुछ पता नहीं, वो अंडरग्राउंड हो चुका है, कहीं से भी खबर नहीं मिली। प्रताप को मैंने ही गिरफ्तार किया था, प्रकाश भेड़े ने बताया। वह विक्षिप्त हत्यारा है, पागल सनकीसा, वो कब क्या कर जाए पता नहीं चलता। जब मैंने उसे गिरफ्तार किया तो वो मेरी जान लेने की कोशिश में था। वो खतरनाक है, तभी तो उसे तलाश करने का काम मुझे दिया गया था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या ऐसी हर जगह पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा। उसके कहीं देखे जाने की भी खबर नहीं मिली। मुझे लगता है छिपने में कोई उसकी सहायता कर रहा है। बातें करते हुए वानखेड़े की निगाह बार बार चिखती चिल्लाती सोनिया को तरफ उठ रही थी। यह औरत कौन है और क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक ही चीखने लगी। कहती है कि कोई आदमी बम लेकर हवाई जहाज में सवार हो गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कोई बम को प्लेन तक ले जाने में सफल हो सकता है। हर तरफ तगड़ी चेकिंग है, ऐसा संभव नहीं है। हमने इस औरत की डिटेल जानने की कोशिश की, परंतु वो कुछ नहीं बता पा रही है। शायद डरी हुई है, मानसिक रूप से बीमार भी हो सकती है। एयरपोर्ट पर ऐसी घटनाएं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इंस्पेक्टर पवन प्रकाश भेड़े ने कहने को तो कह दिया, परंतु उसकी आंखें चुगली खा रही थी। वो उस औरत की बातों से चिंतित था। तो तुम उस औरत की बातों को हल्के में ले रहे हो? वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। इतना भी हल्के में नहीं ले रहा। इंस्पेक्टर भेड़े ने गहरी सांस ली। परंतु वो बम के अलावा कोई भी और बात बता नहीं पा रही। उससे जानने की कोशिश की तुमने? हाँ, मैं कोशिश करूँ? मुझे क्या इतराज हो सकता है वानखेड़े। जिस आदमी ने उससे बात की है, आओ पहले उससे मिल लो, शायद कुछ नया पता चले।
वानखेड़े ने सोनिया पर भरपूर निगाह मारी। फौरन ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो मानसिक रोगी नहीं हो सकती है। सुंदर थी, परंतु इस वक्त वो हिस्टीरिया की हालत के करीब पहुंची हुई थी। तुमने अब तक क्या किया इस बारे में? वानखेड़े ने पूछा। डिपार्चर लाउंज में मेरा एक आदमी तैनात है, जरा उससे मिल लो। वानखेड़े भेड़े के साथ डिपार्चर लाउंज में पहुंचा, परंतु जिस आदमी से उन्हें मिलना था पता चला कि वो स्टाफ रेस्ट रूम में है। वहां पहुंचे तो दरवाजे पर ही एक मोटे से आदमी ने वानखेड़े का रास्ता रोककर नर्म और सूखे स्वर में कहा, आप भीतर नहीं जा सकते। आगे जा चुके भेड़े ठिठक कर पलटा और बोला, सूरज, ये इंस्पेक्टर वानखेड़े है, मेरे साथ है। ओह, आप भीतर जाइए, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने उस औरत के बारे में सुना? उसने तो हमारे होश उड़ा दिए हैं। सुना, वानखेड़े ने कहा। कुछ बताया उसने? नहीं। वो वानखेड़े के साथ चल पड़ा। वो लगातार चिल्लाती रही, असंगत के शब्द कहती रही। सिर्फ इतना ही समझ आया कि कोई आदमी बम लेकर प्लेन में चढ़ा है। पहले वो पागलों की तरह बोल रही थी, परंतु अब बच्चे की तरह सहमी हुई है। तीनों कमरे में आ गए। प्रकाश भेड़े बहुत धीमे स्वर में बोला, कहती है उसका पति बम लेकर प्लेन में चढ़ा है, लेकिन वो अभी तक नहीं बता सकी कि किस प्लेन में चढ़ा है। उसका नाम क्या है? अभी तक तो हमें उस औरत का नाम भी नहीं पता चला। तुमने उस औरत से बात की थी? वानखेड़े ने सूरज से पूछा। हाँ, मैंने ही। उसके हैंडबैग की तलाशी ली? क्या? औरत के हैंडबैग की तलाशी ली? नहीं, वो हैंडबैग को इस तरह दबोचे बैठी है जैसे उसमें बेहद कीमती चीज हो। ये काम तो तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था, वानखेड़े बोला तो हैंडबैग दबोचे बैठी है। उससे लेने की कोशिश करता तो वो चीखने लगती। तो उससे तुम कुछ नहीं जान सके? नहीं, वो बात बता पाने की स्थिति में नहीं है, बहुत घबराई हुई है। और उसे छोड़कर तुम यहाँ आ गए? कोई काम याद आ गया था, दोबारा उसके पास जाने ही वाला था। मैं उस औरत से बात कर सकता हूँ? वानखेड़े ने प्रकाश भेड़े से कहा। परंतु तुम्हारी ड्यूटी तो कार्गो के स्ट्रांग रूम में है। शाहिद खान वही है। मैं औरत से कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। तुमने एक बात सोची है भेड़े? क्या? अगर वो औरत सही कह रही है हो तब क्या होगा? वानखेड़े गंभीर था। ऐसा संभव नहीं। भेड़े बेचैन हो उठा। क्यों? इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग में से बिना किसी को दिखे कोई प्लेन में बम नहीं ले जा सकता। मैंने कहा है अगर ऐसा हो चुका हो तो। प्रकाश भेड़े ने अपने होंठ भींच लिए। तुम इस बात को हल्के में लेकर भारी गलती कर रहे हो, वानखेड़े ने कहा। मैं इस बात को हल्के में नहीं ले रहा। मुझे उस औरत से बात करनी होगी, वानखेड़े ने कहा और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी आ रहा हूँ, रुको तो। आगे बढ़ता हुआ भेड़े बोला, तुम भी आओ सूरज। तीनों कमरे से बाहर निकालकर तेजी से आगे बढ़ गए। सर, अगर वास्तव में किसी उड़ते प्लेन के भीतर बम हुआ तो? सूरज ने पूछा। मुझे यकीन नहीं कि ऐसा हो गया होगा। भेड़े ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अभी ऐसी कोई बात मत कहो। तीनों उस जगह पर पहुंचे जहां सोनिया एक सोफे पर बैठी थी। उसे सिक्योरिटी स्टाफ के 3 आदमी और 2 ग्राउंड होस्टेस ने घेर रखा था। उसके पास एयरपोर्ट का डिप्टी कंट्रोलर भी था। सोनिया की भूरी आंखें सब पर जा रही थी। पहले वो कांपती घबराई सी चीखे जा रही थी, लेकिन अब वो खामोश और सहमी सी टुकुर टुकुर सब लोगों को देख रही थी। उसकी चमक से भरी आंखें इस वक्त बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। हमने डॉक्टर को बुलाया है, एक ग्राउंड होस्टेस भेड़े से कह उठी। मैं डॉक्टर हूँ, वानखेड़े तुरंत बोला। मैं मैडम को देख लेता हूँ। कहते हुए वानखेड़े खूबसूरत, भयभीत और सहमी हुई सोनिया के पास बैठ गया। हाथ बढ़ाकर सोनिया की कलाई थामी और नब्ज देखने लगा। मैडम किसी जबरदस्त सदमे का शिकार लगती है, वानखेड़े ने कहा। इनके लिए कॉफी मंगवाई है, दूसरी होस्टेस ने कहा। सोनिया ने उदासी नजरों से वानखेड़े को देखा। डॉक्टर, उसकी आवाज़ टूटी बिखरी सी थी। वानखेड़े ने नब्ज से चेक करके कलाई की घड़ी पर निगाह मारी, फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ।
उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। डॉक्टर, सोनिया ने धीमी आवाज में उसे पुकारा। आप फिक्र न करें मैडम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एक ग्राउंड होस्टेस ने सांत्वना दी। क्या बात है वानखेड़े? प्रकाश भेड़े ने धीमे से वानखेड़े से पूछा। वानखेड़े कुछ कहना चाहता था, परंतु वह सोनिया की तरफ पलटकर बोला, आपका नाम क्या है मैडम? सोनिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, परंतु कहा कुछ नहीं। आप बम के बारे में बता रही थी, वानखेड़े ने पुनः कहा। हाँ, वो बम लेकर प्लेन में चला गया है, वो सबको मार देगा, सोनिया के होठों से निकला। उसका नाम क्या है? सोनिया का चेहरा सफेद सा दिखने लगा। उसका नाम क्या था? सोनिया बेचैन दिखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि कोई बम लेकर प्लेन में चला गया है? वानखेड़े ने पूछा। वो सोनिया का स्वर कांपा, फिर झुरझुरी सी लेकर वो चुप हो गई। तुम होश में तो हो? वानखेड़े ने सोनिया की आंखों में झांका। सोनिया वानखेड़े को देखती रही। तुम होश में हो तो अपना नाम बताओ, सोनिया ने जवाब में। सोनिया के होंठ कांप कर रह गए। तभी वानखेड़े एक झटके से दबोचे बैठे हैंडबैग को छीन लिया। वानखेड़े को विश्वास था कि इस बात पर वो ऐतराज उठाएगी, शायद चिल्लाने भी लगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खामोशी वानखेड़े को देखती रही। पास खड़े सूरज ने भी चैन की सांस ली और उसे खामोश पाकर वानखेड़े ने उस हैंडबैग को प्रकाश भेड़े की तरफ बढ़ा दिया। भेड़े ने बैग खोला और भीतर का सामान चेक करने लगा। वानखेड़े गहरी निगाहों से सोनिया को देख रहा था। सन्नाटा सा ठहर रहा था कुछ देर। हैंडबैग में मिले वोटर कार्ड को देखने के बाद भेड़े ने कहा, इस मैडम का नाम सोनिया भोंसले है, पति का नाम मोहन भोंसले है। तुम्हारा नाम सोनिया है? वानखेड़े ने इससे पूछा। हाँ, सोनिया ने धीमे स्वर में कहा। तभी कॉफी आ गई। एक होस्टेस ने कॉफी का प्याला सोनिया को दिया। सोनिया के हाथों में कंपन था। प्रकाश भेड़े तुरंत वहां से चला गया। सूरज ने वानखेड़े की बाह पकड़ी और 3 कदम अलग ले जाकर बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि? उसी पर डिप्टी कंट्रोलर पास आकर व्याकुल स्वर में कह उठा, अगर किसी विमान में उड़ान के समय विस्फोट हो गया तो सोचो कि इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा। जब तक यह बात पता न चले कि बम किस फ्लाइट में है, हम कुछ नहीं कर सकते, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। यह कैसा पता चले कि किस विमान में बम है? सूरज ने पूछा। ये औरत तो कुछ बता नहीं रही। वानखेड़े वापस सोनिया के पास पहुंचा और ध्यान से उसे देखने लगा। सोनिया वास्तव में सौंदर्य की देवी लग रही थी। उसके ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसके माथे पर भी पसीने की चमक थी, परंतु अब उसकी बुझी आंखों में धीरे धीरे चमक लौटने लगी थी। तभी प्रकाश भेड़े वापस आकर बोला, किसी भी फ्लाइट में मोहन भोंसले नाम का पैसेंजर नहीं है। वानखेड़े ने सर हिलाया और सोनिया से कह उठा, सोनिया मैडम, यह गंभीर मामला है कि कोई प्लेन में बम लेकर बैठ गया है। कौन है वो? क्या वो तुम्हारा पति है? सोनिया ने सहमति से सर हिलाया और चाय का प्याला होस्टेस को थमा दिया। क्या नाम है उसका? मोहन भोंसले। सोनिया के होठों से फीका सा स्वर निकला। परंतु इस नाम का कोई पैसेंजर किसी फ्लाइट में नहीं है, वो किसी दूसरे नाम से सफर कर रहा है, सोनिया ने कांपते स्वर में कहा। किस नाम से? वानखेड़े ने पूछा। सबकी आंखें सोनिया पर थी। हर कोई उसके होठों से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए बेचैन था। मुझे नहीं मालूम, सोनिया ने कहा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। वानखेड़े ने परेशान निगाहों से प्रकाश भेड़े को देखा। भेड़े के होठ पीछे हुए थे। डिप्टी कंट्रोलर परेशान नजर आ रहा था। सूरज के चेहरे पर खींच के भाव थे। मैडम, वानखेड़े ने कुछ सख्त स्वर में कहा, तुम अपनी बातें कहने में बहुत वक्त ले रही हो। जरा सी देरी से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। आसमान में उड़ते प्लेन में विस्फोट हो सकता है। सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। तुम अपने पति के बारे में बताओ। ये बताओ कि वो दिखता कैसा है, उसका हुलिया क्या है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।